हेलो स्टूडेंट। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो हेडिंग लगाते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। तो पहले थोड़ा सा LCR सर्किट के बारे में बताऊं। देखो, L आपका एक इंडक्टर है, ये आपका कैपेसिटर और ये आपका रजिस्टर। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ओम, इसका रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस L हेनरी होता है। इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ओम, एक रेजिस्टेंस होता है ओम। इसका कैपेसिटेंस C माइक्रोफैराड कह सकते हो। इसका ये लीनियर रेजिस्टेंस, और इसको सीरीज में तीनों को कनेक्ट करके किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसी सोर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई एफ इस एसी सोर्स की। ठीक है। अच्छा, इस इंडक्टर में जब यहां से करंट फ्लो करती है ऐसे, तो इन तीनों में सीरीज में है, करंट सेम फ्लो कर रही है। ये कौन सी करंट फ्लो कर रही है इसमें? रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट, आईआरएमएस करंट फ्लो करती है इसमें। ये आईआरएमएस करंट है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये भी आरएमएस वोल्टेज है। ये इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज, और ये कैपेसिटर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज, और ये रजिस्टर के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज। इनकी वैल्यू मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं कि इंडक्टर के क्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज होता है आईआरएमएस करंट है, इसीलिए आई लिखा है मैंने इसे। और कितना करंट है ये एक्सएल, इसके क्रॉस वोल्टेज होता है आई इंटू एक्सएल। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट आईआरएमएस करंट अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस इंडक्टर के क्रॉस। ऐसे ही यहाँ हम वीसी ले सकते हैं आई एक्ससी, और वी आर लिख सकते हैं आई आर। ठीक है। और ये टोटल वोल्टेज है, तो ये वी आर एम एस वोल्टेज है, ये टोटल करंट है, ये आई आर एम एस है। और सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंपेडेंस। ये इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इंपेडेंस। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? टोटल वोल्टेज वी आर एम एस वोल्टेज, टोटल करंट आई आर एम एस करंट, और टोटल रेजिस्टेंस है। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये वी आर एम एस वोल्टेज है और ये करंट आईआरएमएस है, ये वोल्टेज वीआरएमएस वोल्टेज है, अक्रॉस इंडक्टर है। ये टोटल वोल्टेज इसीलिए वीआरएमएस लिखा है, ये टोटल करंट है इसीलिए आईआरएमएस लिख देते हैं इसको इनटू जेड। तो यहां से आप आईआरएमएस करंट, दैट मींस ये वाली जो करंट इसमें फ्लो कर रही है इसको आईआरएमएस ही करंट बोल रहे हैं, ये आईआरएमएस ही है। जब से किसी सर्किट में एसी सोर्स में जो करंट फ्लो करती है वो एक्चुअल में आईआरएमएस करंट ही होती है। तो आईआरएमएस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? वी आर एम एस ओवर जेड। ठीक है। आपको मैंने इस सर्किट का इंपिडेंस पढ़ाया था पीछे कि एलसीआर सर्किट का इंपिडेंस कितना होता है। तो इस सर्किट का इंपिडेंस होता है जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर। ये डिफरेंस क्यों लगाया? अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी लिखेंगे, और एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल लिखेंगे। तो मैं माइनस ही लगा देता हूं। अगर एक्सएल बड़ा हो तो एक्सएल माइनस एक्सी लिख लेना, और एक्सी बड़ा हो तो एक्सी माइनस एक्सएल लिख लेना। तो देखो आईआरएमएस बराबर वीआरएमएस ओवर जेड। चाहो तो आप इसे मैक्सिमम करंट, पीक करंट के टर्म में भी लिख सकते हो। आईआरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? आई जीरो बटे रूट टू, और वीआरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? वी जीरो बटे रूट टू, और जेड कितना है आपका? जेड ही है। तो रूट टू से रूट टू कट गया, तो आप लिख सकते, लिखना चाहो तो इस करंट को ऐसे भी लिख सकते हो वी जीरो ओवर जेड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो यार, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ? हेडिंग लगाई है, एक होता है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। इस सीरीज एलसीआर सर्किट तीन तरीके से बनाया जा सकता है।
LCR सर्किट को हम तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है हमारे पास फर्स्ट, जिसमें एक्सएल बड़ा हो किससे, एक्सी से। एक हम LCR सर्किट ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बड़ा है किससे, एक्सी से। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि एक्सएल छोटा हो एक्सी से, एक कंडीशन ये हो सकती है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि एक्सएल और एक्सी इक्वल हो। ठीक, तो एक बात बताओ, जब एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, जब एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, है ना, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है आपको ये तो बात मालूम होगी कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है एल ओमेगा और एल इंटू 2πf ऐसे। और एक्सी की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं 2πf इंटू सी, ये होती है। तो अगर एक्सएल अगर किससे बड़ा हो एक्सी से, तो ये तो जेड की वैल्यू जो आएगी इसमें जेड की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, लेस देन आएगी, आर से, इस आर से छोटी आएगी, बड़ी आएगी, या फिर बराबर आएगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सर्किट का, इस LCR सर्किट का जो इंपीडेंस है वो Z इज इक्वल टू रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर है, तो इस Z की जो वैल्यू आएगी इस कंडीशन में वो इस लीनियर रेजिस्टेंस R से बड़ी आएगी, छोटी आएगी, या इक्वल आएगी। तो देखो, जब XL XC से बड़ा होगा तो XL में से XC कुछ घटाएंगे तो कुछ वैल्यू बचेगी, और कुछ वैल्यू बचेगी उसको हम R में ऐड करेंगे, तो Z की वैल्यू R से बड़ी आएगी, छोटी आएगी, तो Z की वैल्यू इस कंडीशन में R से बड़ी आएगी। ठीक, ठीक है, तो इस कंडीशन में Z की जो वैल्यू है वो R से बड़ी आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करें। एक बात तो XL XC से बड़ा कब आएगा, XL XC से तब बड़ा आएगा जब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी या छोटी होगी। देखो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XL ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XC कम। तो फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज हो, फ्रीक्वेंसी अगर कैसी है, लार्ज है ना, इस AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने लार्ज रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी हम लार्ज रखेंगे, f की वैल्यू लार्ज होगी तो XL बड़ा होगा, और उसी फ्रीक्वेंसी पर जब लार्ज फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी लार्ज होने पर XC कैसा हो जाएगा, छोटा। तो XL ग्रेटर देन XC कैसे हो गया, क्लियर है। जब आपका f हम लार्ज करते हैं, सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने लार्ज ले ली, AC जो सोर्स लिया वो ऐसा सोर्स लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, लार्ज, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XL ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो XC कम। तो ये कंडीशन लार्ज फ्रीक्वेंसी पर आएगी और Z R से बड़ा आएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि XL लेस देन XC है, तो ये तो XL लेस देन XC कब आएगा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XL कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो XC ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाली आएगी फ्रीक्वेंसी कैसे पर, स्मॉल फ्रीक्वेंसी पर, है ना। ये कंडीशन कब आएगी, जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो ये कंडीशन बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी स्मॉल होने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कम होने पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम, तो XL कम हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि अगर XC बड़ा है XL से तो Z की जो वैल्यू आएगी यहां से वो R से छोटी आएगी या बराबर आएगी या बड़ी आएगी। तो Z की वैल्यू इस कंडीशन में कैसी होगी, लेस देन R, ग्रेटर देन R, या इक्वल टू R। तो मैं कहूंगा कि इस वाले केस में भी Z कैसी आएगी, ग्रेटर देन R आएगा। चेक करो, अगर XC बड़ा हुआ XL से तो यहां से सब XC में से XL घटाएंगे तो नेगेटिव में कुछ वैल्यू होगी XC की, कुछ वैल्यू बचेगी नेगेटिव में, लेकिन उसका स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और पॉजिटिव हो गया तो वो R में ऐड होगा, और R में अगर ऐड हुआ तो Z की वैल्यू R से बड़ी आएगी। तो इस वाले कंडीशन में भी इंपीडेंस लीनियर रेजिस्टेंस से बड़ा ही आएगा। लेकिन अगर XL और XC बराबर हो, तो अगर XL और XC इक्वल हो, हमने एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सेट करी, हमने एक फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट करी, यहां पर एक फ्रीक्वेंसी इस तरह से ली कि XL और XC कैसे हो गए, इक्वल हो गए। हमने एक फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर ली, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करी कि XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाए। उस कंडीशन में अगर XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और Z की वैल्यू जस्ट एक्यूरेट किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। तो इन तीनों कंडीशंस में
आप देख रहे हो, देखो 3 तरह का आप एलसीआर सर्किट डिजाइन कर सकते हो। एक एलसीआर सर्किट आप इस तरह से बना सकते हो कि एक्सएल बड़ा हो एक्सी से, एक इस तरह से बना सकते हो फ्रीक्वेंसी को सेट करके कि एक्सएल छोटा हो जाए एक्सी से, और एक फ्रीक्वेंसी को सेट करके आप ऐसा एलसीआर सर्किट बना सकते हो जिसमें एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाए। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, तीनों कंडीशन ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इसमें हमने अगर एक ऐसा एलसीआर सर्किट बनाना है जिसमें सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम हो, एक ऐसा एलसीआर सर्किट बनाना है जिसमें इंपीडेंस मिनिमम हो, तो किस कंडीशन में एलसीआर का इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस सबसे कम है? तो देखो इस वाले केस में तो अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, अगर ये कंडीशन बन जाती है तो इस वाली कंडीशन में उसके अक्रॉस जो इस सर्किट का जो इंपीडेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस आर से ज्यादा आ रहा है, और अगर एक्सी से छोटा होता है तब भी उस एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस जेड से बड़ा, आर से बड़ा आ रहा है। तो इस वाली कंडीशन में जो जेड है वो सबसे मिनिमम है, तो ये सबसे कम है। तो इस वाली कंडीशन में जो इंपीडेंस आया वो सबसे मिनिमम आया, सबसे कम आया। अगर इस सर्किट का इंपीडेंस सबसे कम है, अगर आप सोचो अगर इंपीडेंस सबसे कम है तो इसमें फ्लो करने वाली रूट मीन स्क्वायर करंट या इसमें फ्लो करने वाली मैक्सिमम जो करंट है, पीक करंट है, उसकी वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, करंट कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। तो जानते हो हम रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट कैसे कहते हैं? तो जब किसी एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस कंडीशन में तब कहा जाता है जब उसमें फ्लो करने वाले करंट मैक्सिमम हो। जितनी ज्यादा करंट होगी और उस कंडीशन, उस वाले सर्किट को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। तो देखो इस वाले केस को रेजोनेंस कहा जाता है, इस वाले केस को, क्योंकि इस वाले केस में इंपीडेंस सबसे कम है। तो हम एक ऐसा एलसीआर सर्किट डिजाइन करें जिसमें फ्लो करने वाली करंट कैसी हो, मैक्सिमम, तो वो कहा कहलाती है रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। आप ये लिख सकते हो इसको ऐसे कि सीरीज एलसीआर सर्किट is said to be in resonance condition, in resonance condition when the current through it has its maximum value. A series LCR circuit is said to be resonance condition. Is said to be resonance condition when the current through it has its maximum value. तो करंट की वैल्यू कितनी होती है, ये आई आर एम एस बटे वी आर एम एस। इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट कितना होता है, आई आर एम एस बटे वी आर एम एस ओवर जेड। हमने इसके क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाइड किया, वी आर एम एस, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, है ना। तो आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस ओवर जेड है। तो एक बात बताओ, इस करंट को मैक्सिमम करना है, इसमें फ्लो करने वाली जो करंट है इसको मैक्सिमम करना है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इंपीडेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, उसको अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो इंपीडेंस मिनिमम हो। अब इंपीडेंस मिनिमम हो तो इंपीडेंस की वैल्यू इतनी होती है। तो ये तो किस कंडीशन में आपका इंपीडेंस मिनिमम होगा। तो अगर हम इंपीडेंस मिनिमम चाहते हैं तो मिनिमम इंपीडेंस होने के लिए एक्सएल और एक्सी में से कौन बड़ा हो। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा तो जेड आर से बड़ा आएगा, अगर एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से तब भी जेड आर से बड़ा आएगा। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इंपीडेंस किसके बराबर आ जाएगा, प्योर रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो ये इंपीडेंस सबसे मिनिमम हुआ। और इस ये वाली कंडीशन में इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। और यही रेजोनेंस कंडीशन है। A series LCR circuit is said to be in resonance condition
व्हेन द करंट थ्रू इट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, जैसे I0 बराबर V0 ओवर Z है, और V0 Z की जो वैल्यू होती है वो होती है LCR सर्किट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर Z मिनिमम हो तो इसकी कैसी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो Z मिनिमम कब होगा, जब XL और XC बराबर हो। इफ XL माइनस XC का जो होल स्क्वायर है अगर ये 0 हो जाए, देन I0 की जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। और ये XL और XC बराबर होगा इस वाले केस में, और XL और XC बराबर हो गए तो I0 मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस कंडीशन। तो देखो एक कंडीशन नहीं होती है रेजोनेंस की, ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे पहली कंडीशन हो गई क्या, कि करंट मैक्सिमम भाई, ये पहली कंडीशन हो गई। अब इस करंट को मैक्सिमम करने के लिए हमने क्या कंडीशन बनाई कि भाई XL और XC बराबर हो तब करंट मैक्सिमम होगी, तो हमने ये दूसरी कंडीशन हो गई। अगर XL और XC बराबर हो जाएंगे तो Z कैसा हो जाएगा, मिनिमम या मैक्सिमम, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि आप एक चीज कर लो, करंट मैक्सिमम कर लो और ये कंडीशन ना बने। करंट मैक्सिमम तभी होगी जब XL और XC बराबर होंगे, और XL और XC बराबर होंगे तो इंपेडेंस मिनिमम होगा। अगर आप इंपेडेंस निकालते हो, अगर XL और XC बराबर हो जाए तो इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा, और इंपेडेंस मिनिमम हो गया तो ये तीनों कंडीशन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपस में। तो ये सब कंडीशन ही है, ये रेजोनेंस की कंडीशन। पहली कंडीशन हो गई कि सर्किट में फ्लो करने वाली करंट कैसी हो, मैक्सिमम हो। दूसरी कंडीशन हो गई कि XL और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा हो, इक्वल हो। तीसरी कंडीशन हो गई कि इंपेडेंस कैसा हो, मिनिमम हो। और क्या कंडीशन बन सकती हैं, तो देखो और कंडीशन कैसे बनाएंगे हम वो देखते हैं। रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं उस पर ध्यान दें। तो देखो और कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इसको भी हटा देता हूं। देखो तीन कंडीशन, मैंने दो कंडीशन ये लिख दी, थर्ड कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस वाले केस में जो इंपेडेंस होता है वो तो वैसे तो होता है ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और XL और XC बराबर हैं। इफ अगर XL और XC बराबर रखें तो आपका Z की वैल्यू मिनिमम आती है, और वो कितनी होती है, R के बराबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तीसरी कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या बन सकती है भाई, तो देखो इस कंडीशन को ही तो रेजोनेंस कंडीशन कह रहे हैं, तो इसको सॉल्व करें। तो इसको लिखें तो L ओमेगा, और इसको लिखें तो 1 ओवर ओमेगा C। तो इसको इधर ले आए ओमेगा को, और L को नीचे ले आए, तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर LC। तो यहां लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर रूट LC। तो जानते हो जब आपका एंगुलर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी सोर्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2 पाई f जो होती है, ये L और C के 1 अपॉन रूट L ओवर C के बराबर होती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम, एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो, या एंगुलर वेलोसिटी। ये रेजोनेंस वाला, ये किसका कंडीशन है, ये रेजोनेंस की। तो ये वाली भी कंडीशन किसकी होगी, रेजोनेंस की। तो ओमेगा आर रेजोनेंस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब पांचवी कंडीशन और आगे बढ़ाना चाहो तो इस ओमेगा आर की जगह पे क्या ले सकते हो, 2 पाई एफ आर। वैसे तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, लेकिन बेटा ये रेजोनेंस की कंडीशन है तो इसको हम रेजोनेंस एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। एफ बना 2 पाई एफ, ओमेगा की आर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। तो यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी 1 ओवर 2 पाई 1 ओवर रूट एल सी, है ना। इसे, इस वाली फ्रीक्वेंसी को हम सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड वोल्टेज कह सकते हो, एप्लाइड वोल्टेज।
जब फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ये वोल्टेज है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देखो सर्किट में एल लगा हुआ है, एल इंडक्टेंस हो गया, सी कैपेसिटेंस हो गया, तो ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस एलसीआर सर्किट की। अगर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्यों कहा, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है, तो अगर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इक्वल हो जाए तो इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल देंगे, पहले तो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, अब ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एलसीआर की सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इसी अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका नाम क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। तो देखो एक कंडीशन ये भी हो गई, ये सब कंडीशन आपस में कनेक्टेड हैं। रेजोनेंस सर्किट किसे कहा जाता है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है एलसीआर सर्किट की, जब उसमें फ्लो करने वाली करंट कैसी, मैक्सिमम। अब इस करंट को मैक्सिमम करना है तो इंपेडेंस मिनिमम करना पड़ेगा, और इंपेडेंस को मिनिमम करने की कंडीशंस क्या है, इंपेडेंस क्या है, मैंने अभी आपको समझाया, ये होता है। तो एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हो जाते हैं तब सबसे जेड कैसा आता है, मिनिमम आता है, समझ आपको। तो जेड मिनिमम हो गया बराबर वाले कंडीशन में, एक्सएल और एक्सी बराबर, इसको सॉल्व किया तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, समझ में आपको, ये सारी कंडीशंस हैं। एक कंडीशन और बना सकते हैं इसमें हम, ये सारे कनेक्टेड हैं। देखो और क्या बना सकते हैं, फेजर डायग्राम से बन सकती है एक कंडीशन। अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, कहाँ लिखूँ, डेफिनेशन हटा देता हूँ, यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते थे एलसीआर सर्किट का, तो हम यहाँ लिखते थे आई और वी आर सेम फेज में होते थे, याद है आपको, आई और वी आर इन सेम फेज। ऐसे अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL और करंट में फेजर डायग्राम बनाए तो वोल्टेज VL करंट I से 90 डिग्री लीड करता था, तो वोल्टेज VL करंट I से 90 डिग्री लीड कर रहा है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC वो करंट के साथ वोल्टेज लैग करता था 90 डिग्री, तो ये वोल्टेज VC इससे लैग कर रहा है नीचे कितना, 90 डिग्री, ऐसे, ठीक है। अब ये बताओ हम किस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में पढ़ना चाहते हैं। ये रेजोनेंस की कंडीशन है, एक्सएल बराबर एक्सी, और एक्सएल और एक्सी बराबर हैं, तो अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हैं तो दोनों तरफ आई का मल्टीप्लाई कर लें, तो आई एक्सएल और आई एक्सी, तो इसे लिख सकते हैं हम वीएल और इसे लिख सकते हैं हम वीसी। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बीआरएमएस वोल्टेज और कैपेसिटर के अक्रॉस जो बीआरएमएस वोल्टेज है वो भी इक्वल होंगे। तो एक कंडीशन फिर ये हो गई 6 5, ये तो 5 ये हो गई, 6 ये लिख ले, है ना, ये कंडीशन है। अगर ऐसा भी होगा तो वो रेजोनेंस एलसीआर सर्किट कहलाएगा, है ना, क्योंकि VL बराबर VC होने से XL बराबर XC हो जाएगा, और XL बराबर XC होने से इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा, इंपेडेंस मिनिमम होने से करंट मैक्सिमम हो जाएगा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो अगर ये बराबर हो गए तो ये वोल्टेज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अगर ये वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट वोल्टेज कैसे निकालते थे, ये वाला नेट वोल्टेज कैसे निकालते थे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। अब बचा ये, तो ये टोटल वोल्टेज हो गया कि नहीं, आपको याद है टोटल वोल्टेज ऑफ एलसीआर सर्किट का जो फॉर्मूला था वो V इक्वल टू रूट, ये प्रूफ होके आया था, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर VL और VC बराबर हैं तो VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो V बराबर कितना आएगा, VR आएगा, देखो इतना, है ना। और इंपेडेंस किसके बराबर आ रहा है, रेजिस्टिव, तो इसका मतलब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस वाली कंडीशन में, एलसीआर सर्किट रेजोनेंस वाली कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव हो जाता है, कैसा हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव हो जाता है, क्योंकि इंपेडेंस किसके बराबर आ रहा है, केवल R की, एक्सएल और एक्सी कट गए, तो प्योर रेजिस्टिव हो गया। तो देखो प्योर रेजिस्टिव हो जाता है तो आपको क्या बोलते हैं हम, करंट प्योर रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट में, तो करंट और रेजिस्टेंस, सॉरी करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। देखो यहाँ ये वोल्टेज हो गया टोटल, ये तो कैंसिल हो गए, तो टोटल वोल्टेज इसके बराबर हो गए, तो टोटल वोल्टेज और करंट कैसे हैं, सेम फेज में। तो एक कंडीशन ये भी हो गई कि एलसीआर सर्किट है, कौन सा सर्किट की बात कर रहे हैं, सर्किट तो एलसीआर है,
लेकिन उस एलसीआर सर्किट में टोटल वोल्टेज जो है उस करंट के साथ सेम फेज में है। लेकिन सर्किट कौन सा है? एलसीआर। लेकिन एलसीआर, अगर एलसीआर सर्किट में टोटल वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में है तो इसका मतलब है एलसीआर सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो गया है, प्योर रेजिस्टिव की तरह से काम कर रहा है। समझ में आया आपको? अगर इस वाले केस में, रेजोनेंस वाले केस में, देखो एक कंडीशन रेजोनेंस की ये वाली बन गई, हम लिख सकते हैं कि V और I सेम फेज में है, होता है एलसीआर सर्किट में। और एक चीज और लिख सकते हैं, पावर फैक्टर। तो आपको याद है पावर फैक्टर? पावर फैक्टर को हम क्या लिखते थे? cos phi इज इक्वल टू R ओवर Z। cos phi इज इक्वल टू R ओवर Z। ये सभी के लिए पावर फैक्टर होता है, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर रेजोनेंस सर्किट है तो रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होगा एलसीआर सर्किट का? रेजोनेंस कंडीशन में, है ना? और रेजोनेंस कंडीशन कौन सी है? जिसमें करंट मैक्सिमम हो। और करंट मैक्सिमम कब होगी? जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, तभी जेड इंपीडेंस मिनिमम होगा। जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तो cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, क्योंकि cos phi R और Z की वैल्यू कितनी होती है इंपीडेंस वाले, सॉरी रेजोनेंस वाले केस में? रेजोनेंस वाले केस में जो Z की वैल्यू आती है वो R के बराबर आती है, और ये मिनिमम वैल्यू है सबसे छोटी, तो ये R के बराबर। तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? +1। और पावर फैक्टर 1 आया तो फेज डिफरेंस देखोगे ना, तो cos phi की वैल्यू, तो phi की वैल्यू निकालोगे तो 0, तो V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 0। वो मैच भी कर रहा है आपका, ठीक है? तो इसमें पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है रेजोनेंस वाले केस में वो +1 होती है। पहले आपने ये बात समझ में आई आपको? सीधी एक दूसरे से लिंक है सारी चीजें। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक कंडीशन है, ये सारी एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं। रेजोनेंस एलसीआर सर्किट किसे कहते हैं? रेजोनेंस एलसीआर सर्किट की कंडीशन क्या है? तो उसकी कंडीशन है कि उस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट कैसी हो? मैक्सिमम हो। और करंट अगर फ्लो करने वाली करंट को तुम मैक्सिमम करने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम कब हो सकती है? सोचो, ये रिलेशन होता है। तो जेड कैसा हो? मिनिमम। अब जेड की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो जेड की सबसे कम वैल्यू हो सकती है तब जब एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर हो। तो जेड की मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी? आर के बराबर। तो ये कंडीशन जुड़ गई ना आपस में? समझ में आया भाई? सारी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं सारी कंडीशंस। क्लियर हुआ ये? तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। अब फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं इन सबको, ग्राफ बनाते हैं इनका, ठीक है? अब आगे इसे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे सारे पॉइंटों को, ठीक है? रेजोनेंस कंडीशन को। तो देखो पहला हम ग्राफ बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएं एसी सोर्स की, ये एलसीआर सर्किट है, ये एल है, ये सी है और ये आर है ना? इसका रेजिस्टेंस होता है एक्सएल ओम, इसका रेजिस्टेंस होता है एक्सी ओम, और इसका रेजिस्टेंस होता है आर ओम। और ये एसी सोर्स है, इसका वीआरएमएस वोल्टेज, वीआरएमएस है, इसी वोल्टेज की ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड वोल्टेज। एप्लाइड वोल्टेज लिख सकते हो, एप्लाइड सोर्स लिख सकते हो ये। तो इस फ्रीक्वेंसी को, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, इस सोर्स की जो इस पे अप्लाइड करी जा रही है, इस एलसीआर सर्किट के अक्रॉस ही तो अप्लाइड किया है ये सोर्स, अगर इस फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करते हो तो इसके लीनियर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लीनियर रेजिस्टेंस पर। तो ग्राफ बनाना है लीनियर रेजिस्टेंस वर्सेस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो मैंने आपको पीछे बताया था जो लीनियर रेजिस्टेंस होता है वो तो हमने ये पढ़ा था L ओवर A। तो लीनियर रेजिस्टेंस जो होता है R इज इंडिपेंडेंट होता है किससे? इंडिपेंडेंट किससे? R से, सॉरी फ्रीक्वेंसी से, है? तो R अगर लीनियर रेजिस्टेंस F से इंडिपेंडेंट है तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया? लीनियर रेजिस्टेंस का। फ्रीक्वेंसी तुम चेंज करो, बढ़ाओ घटाओ, रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है? एक तो हो गया ये। लेकिन एक्सएल की वैल्यू क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है?
इस इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है एल ओमेगा, और ओमेगा इस सोर्स की ही एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एफ। ऐसे इसे एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एल ओमेगा, और एल इंटू 2 पाई एफ। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल बढ़ेगा, तो एक्सएल में और फ्रीक्वेंसी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। तो ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये ग्राफ हो गया एक्सएल का, ठीक है। तीसरा अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये पीछे बना चुका हूं मैं आपको, एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, एक साथ कंबाइन करके बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो 1 ओवर 2 पाई एफ सी ऐसे। इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ इस एक्सी का रिलेशन कैसा है? एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन है। तो कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे, है ना। तो आप एक नोटिस कर रहे हो इसमें एक चीज कि क्या ऐसी कोई पोजीशन है जहां पर एक्सएल की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो? तो देखो ये जहां एक्सएल का ग्राफ और एक्सी का ग्राफ, ये एक्सी का ग्राफ है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है ऐसे, रेजिस्टेंस कोई सा भी रेजिस्टेंस कह सकते हो इनमें से, ये सारे रेजिस्टेंस ही तो है, एक्सी एक्सएल एक्सआर, ये सब रेजिस्टेंस है ना। तो ये रेजिस्टेंस ऐसे ओम में इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है, एक्सएल का रेजिस्टेंस भी इस वाले पॉइंट पर और एक्सी का रेजिस्टेंस दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है जहां एक्सएल और एक्सी बराबर है, इस वाले पॉइंट पर एक्सएल और एक्सी इक्वल हैं, और एक्सएल और एक्सी इक्वल हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये है तो इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, आप इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हमने इस तरीके से सेट किया है कि वो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये एल है, ये सी है, ये एल हेनरी, सी माइक्रोफैराड। तो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बताई थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये थी 1 ओवर 2 पाई 1 ओवर रूट एल सी। अब एल की और सी की वैल्यू ये रख दी, तो ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी भी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो एफ किसके बराबर हो जाए? 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी के बराबर। तो इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम सर्किट की क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को ही हम, इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, तो इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था, ये वाली बात समझ में आई पहले आपको? क्लियर है? तो ये जिस पॉइंट पर एक्सएल और एक्सी बराबर है, ये कंडीशन कब आती है? ये तब आती है जब हम एक्सएल और एक्सी को सॉल्व करते हैं। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो सॉल्व करें तो ये कंडीशन आ जाती है। अभी सॉल्व करके दिखाया था पीछे, इसको सॉल्व करिए तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो इस जगह पर ये बराबर है और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया आपको पहले एक? ठीक है, चलो ये ग्राफ हो गया रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया आपको? यहां तक ध्यान रखना। दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम इंपीडेंस का, या इंपीडेंस का बना लेते हैं। किसका बनाते हैं? एलसीआर सर्किट के इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस के बिटवीन ग्राफ बनाए। तो ये केवल इंपीडेंस बना रहे हैं हम, ये फ्रीक्वेंसी है और ये इंपीडेंस है जेड, है ना। तो जेड की वैल्यू की बात हम बात कर रहे हैं, तो जब एफ लार्ज रखते हैं, एफ अगर लार्ज रखें, इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हम लार्ज रखें, ज्यादा रखें, तो एक्सएल बड़ा आता है किससे? एक्सी से। अभी मैंने आपको बताया पीछे, अगर एफ की वैल्यू लार्ज रखें तो देखो एक्सएल बराबर होता है एल इंटू 2 पाई एफ। अगर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हमने लार्ज रखी तो एक्सएल लार्ज आएगा, और एक्सी कैसा आएगा? 1 ओवर 2 ओमेगा सी बट 2 पाई एफ सी। एफ लार्ज होगा तो एक्सी स्मॉल आएगा। तो एफ अगर लार्ज रखते हैं तो एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है, और इस वाली कंडीशन में
जेड आर से बड़ा आता है। जेड की वैल्यू कितनी थी रूट के अंदर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये कंडीशन थी। जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी से बड़ी होगी, तो घटाएंगे तो जेड की वैल्यू, कुछ वैल्यू बचेगी यहाँ पे, और जो वैल्यू बचेगी उसमें आर में ऐड होगी, तो जेड की वैल्यू आर से बड़ी आएगी। लेकिन अगर एफ स्मॉल होगा, फ्रीक्वेंसी को अगर हम स्मॉल रखें तो एक्सएल छोटा हो जाएगा, एक्सी बड़ा हो जाएगा। एक्सएल आपका छोटा हो जाएगा और एक्सी बड़ा। इस वाले केस में भी अगर एक्सी बड़ा हो जाए एक्सएल से, तब भी कुछ वैल्यू बचेगी यहाँ पे, नेगेटिव बचेगी, लेकिन उसका स्क्वायर करके फिर पॉजिटिव हो जाएगी और इसमें ऐड होगी, तो फिर जेड की वैल्यू अगेन आर से बड़ी ही आएगी। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को इन दोनों के बीच में रखें, यहां ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, है ना, फ्रीक्वेंसी इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से सेट करें कि एफ की वैल्यू इस तरह से सेट करें कि एफ की वैल्यू सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो इसके बराबर कब आएगी, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तभी तो सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है। भाई इस कंडीशन में एक्सएल बराबर जब एक्सी होता है तो इसकी जगह पर हम एल ओमेगा लिखते हैं और इसकी जगह पर ओमेगा सी। ओमेगा को यहां ले आते हैं तो ये ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी हो जाता है और ओमेगा इज इक्वल टू रूट एल सी, और ओमेगा की वैल्यू लिख देते हैं हम 2 पाई एफ। ये सोर्स अप्लाइड वोल्टेज की तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वैल्यू जब एफ लिख देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है, जो सोर्स की अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है एफ इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर रहे हैं तो 1 अपॉन रूट एल सी आ रहा है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एफ की वैल्यू आ रही है 1/2 पाई 1 रूट एल सी। तो ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। और ये किसकी कंडीशन है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। इसी कंडीशन में तो रेजोनेंस होता है, और अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है हमारी, तो इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर अप्लाइड वोल्टेज की ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, उस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। और जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है तो जेड किसके बराबर होगा, जेड आर के बराबर हो, कट जाएंगे, और ये इसकी कैसी वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, इससे ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। तो देखो अगर हम ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, अगर इससे अप्लाइड, ये अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, अगर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी ऐसे, तो एक्सएल बड़ा हो जाएगा एक्सी से, तब भी जेड आर से बड़ा रहेगा। और अगर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, ये वाली अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अगर हम इस एफ आर की फ्रीक्वेंसी से कम मानते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ रही है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किधर हो रही है, आगे की तरफ, तो इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे इस एफ आर की, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस एफ आर से कम होगी, तो इधर एफ लेस देन एफ आर होगा। और ऐसा होगा तो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये कंडीशन होगी। और अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो फिर ये कंडीशन होगी। तो यहां पर बराबर है, तो जेड इस वाले केस में तो सबसे कम है, इस वाले केस में भी जेड आर से बड़ा है, इस वाले केस में भी जेड आर से बड़ा है, तो सबसे कम कहां पर है, जब एक्सएल एक्सी बराबर है, दैट मींस एफ बराबर एफ आर है। तो एफ बराबर एफ आर पर जेड सबसे कम बनेगा, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इस वाले पॉइंट पर अगर हम जेड देख रहे हैं तो इस पर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, एफ बराबर एफ आर, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर या नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये कह सकते हो। ठीक है बेटा, आपको अरे आ रहा है, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी एफ आर से कम, और एफ आर कौन सी फ्रीक्वेंसी समझ में आया, एफ आर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी तो हम चेंज कर रहे हैं ना, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी है। जब अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, उसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम। तो उस वाले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड कैसा है, सबसे मिनिमम, ये जेड यहाँ पे सबसे कैसा है, मिनिमम, और है किसके बराबर, आर के बराबर। तो ग्राफ बन गया आपका, कुछ समझ में आया आपको ये, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हमने बना दिया इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी ग्राफ।
बिल्कुल सिमिलरली इसके साथ ही हम क्या बना सकते हैं, करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो अगर हम करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाएं, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ऐसे, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, और ये करंट, ठीक है। तो ये बताओ, जब Z सबसे मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगी। I0 जो पीक में करंट है इसकी, ये इतनी होती है। जिस प्लेस पर Z सबसे मिनिमम होगा वहीं पे तो I कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो I की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी Z मिनिमम होगा। तो देखो, अगर हम F को लार्ज रख रहे हैं तब भी Z R से बड़ा आ रहा है, तो इधर भी करंट कैसी होगी, यहाँ इस वाली कंडीशन में करंट कैसी होगी, मिनिमम, और इस वाली कंडीशन में करंट कैसी होगी, मिनिमम। लेकिन इस वाले कंडीशन में करंट कैसी होगी, मैक्सिमम। तो जब आपका एफ आर के बराबर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जब, तब वहां पे करंट कैसी होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। I0 कैसी, मैक्सिमम। नहीं आया, यहां तक क्लियर है। तो एक बात और नोट करनी है कि देखो, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये लीनियर रेजिस्टेंस से कैसी है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये लीनियर रेजिस्टेंस से कैसी है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड कर रही है, तो इंडिपेंडेंट है। तो देखो, लीनियर रेजिस्टेंस से ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है, बट ये जो मैक्सिमम करंट है ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जो मैक्सिमम करंट है, देखो अगर ये I0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो I0 की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो वो आएगी V0/R। सर R क्यों लिख दिया, वो तो Z था। तो भाई Z, I0 की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब Z मिनिमम होता है। Z की मिनिमम वैल्यू कितनी है, R के बराबर, तो R। तो ये जो मैक्सिमम करंट है आपकी, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, बट जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो लीनियर रेजिस्टेंस से कैसी है, इंडिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, केवल L और C पर। आ रहा है आपको, यहां तक आया। तो आप एक बात बताओ, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस तुम बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगी। तो देखो, अगर ये रेजिस्टेंस R के लिए, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, 2R कर दें, तो करंट, ये जो वाली जो करंट होगी वो कम हो जाएगी। ये 2R के लिए, देखो अब 2R के लिए करंट इतनी है मैक्सिमम करंट, और 4R कर दें, रेजिस्टेंस और बढ़ा दें, तो आपका करंट और कम हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रही। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तीनों के लिए कैसी है, सेम है। अगर हमने क्या किया, L और C तो चेंज नहीं किया, और एक अप्लाइड वोल्टेज पर ये अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर ली कि वो इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, इस वाली के। तो देखो, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो L और C तो चेंज ही नहीं कर रहे ना हम, केवल इस R को चेंज कर रहे हैं। इस वाले R को, पहले R था, फिर 2R कर दिया, फिर 3R कर दिया। तो इस R को चेंज करने से क्या ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं। और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, ये चेंज नहीं हो रही, L और C चेंज नहीं हो रहा ना, L और C तो चेंज कर ही नहीं रहे, हम केवल R चेंज कर रहे हैं। और ये इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे इंडिपेंडेंट है, R से इंडिपेंडेंट है। तो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहेगी। R चेंज करते रहो आप, ठीक है, रीजन में आया। तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, R चेंज कर रहे हैं फिर भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों सबके लिए कैसी है, सेम है, एक ही फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन R चेंज होने से जो करंट है, मैक्सिमम करंट, R बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो ये घट तो रहा है। पहले इस R की वैल्यू यहाँ पे कम है तो सबसे ज्यादा करंट है, R बढ़ा दिया तो करंट और कम हो गई, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट इस ग्राफ की सबसे पीक वैल्यू तो यही है ना, यहाँ पे तो करंट कम हो गया, ये पीक वैल्यू हुआ है। तो और रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया हमने तो करंट और कम हो गया। देखो क्लियर है क्या नहीं। तो ये बात समझ में आई आपको कि मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उस रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो L और C चेंज करना होगा, तब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्लियर है बेटा। तो इसका ये ग्राफ हो गया करंट का और किसका, इम्पीडेंस का। आगे हम इसमें एक पावर का ग्राफ बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, LCR सर्किट का। तो देखो LCR सर्किट ये हमने बनाया, L है, ये C है और ये R है ना। इसका रेजिस्टेंस XL ओम था, XC फटाफट लिख देता हूँ, ये R ओम, और ये मैंने एक सोर्स लगा दिया, और ये सोर्स की अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी,
1/2 पाई 1/√LC। ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को ही हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, और ये किस कंडीशन में आती है? जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है, और ये रेजोनेंस की कंडीशन है, इसीलिए इसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हमें ग्राफ बनाना है किसके बीच में? पावर और फ्रीक्वेंसी में। पहले तो ग्राफ बनाने से पहले हम पावर का फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, कि इसके लिए पावर कितना होगा। तो देखो, एवरेज पावर जो होती थी, एवरेज पावर, उसका फॉर्मूला था हमारे पास IRMS मल्टीप्लाइड बाई VRMS कॉस पाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रेजोनेंस वाले केस में, इन रेजोनेंस वाले केस में देखो, रेजोनेंस वाले केस में एक्सएल बराबर है एक्स होता है, जेड मिनिमम होता है किसके बराबर? आर। ये किस कंडीशन में है? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इस रेजोनेंस वाले केस में कॉस फाई निकालते हैं पावर फैक्टर, तो ये क्या होता था? R/Z। लेकिन रेजोनेंस वाली कंडीशन में जब एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होता है तो एलसीआर सर्किट, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन होती है तो जेड किसके बराबर होता है? आर के। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आती है? +1। ये मैक्सिमम वैल्यू है, जेड रहा हो तुम आर रखोगे तो आर रखोगे तो R/R ये कट गया तो कॉस फाई वैल्यू 1। तो ये कॉस फाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। देखो कॉस की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू है ना ये +1, तो अगर ये प्लस के बाद सबसे बड़ी है तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? पावर मैक्सिमम। तो ये पावर मैक्सिमम कितना होगा? IRMS और VRMS। ठीक, इस IRMS को आप लिखना चाहो तो I0/√2 और इसकी जगह पे V0/√2 लिख सकते हो। दैट मीन्स 1/2 V0 I0। देखो, आप मैक्सिमम पावर निकालना चाहते हैं तो एक बात बताओ, अभी मैंने बताया I0 जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है रेजोनेंस वाले केस में? V0/R। जेड नहीं, जेड तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई रेजोनेंस वाले केस में? एलसीआर सर्किट है, जेड मिनिमम आर के बराबर, तो यहाँ जेड लिखते थे। जब जेड मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगी, तो जेड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी? आर, हमने आर रख दी, तो इतनी वैल्यू थी। तो अगर आप यहाँ से V0 की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? I0 मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाई आर, यहाँ रख दो। तो देखो, जब करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी तो मैक्सिमम होगी, तो एवरेज मैक्सिमम पावर जो आई उसकी वैल्यू कितनी आएगी? V0 की वैल्यू ये, तो 1/2 I0 का स्क्वायर मैक्सिमम वाला और इनटू आर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो भाई, IRMS का स्क्वायर इनटू आर, ऐसे, ये पावर मैक्सिमम। लेकिन ये करंट भी कैसी है यहाँ पे? फिर मैक्सिमम। सर IRMS कैसे लिख दिया? ये I0 है ना, तो IRMS जो होता है वो कितना होता है? I0/√2। अगर हम इस दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं? I0/2 लिख सकते हैं ना, I0 का स्क्वायर बाई 2। तो I0 के स्क्वायर बाई 2 की जगह पर, I0 का स्क्वायर बाई 2 की जगह पर हम IRMS का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो IRMS का स्क्वायर लिखा और इनटू आर, और ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये भी तो मैक्सिमम होगी। अरे जी, मैक्सिमम वैल्यू है भाई, ये तो मैक्स पीक वैल्यू तो है ही है, लेकिन यहाँ जेड मिनिमम करके हमने इस करंट को और क्या कर दिया है? मैक्सिमम कर दिया है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। डाउट है आपको पहले? ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो पावर का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएं, तो देखो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, करंट मैक्सिमम होगा जिस प्लेस पर, उस प्लेस पर ही मैक्सिमम, पावर भी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं पावर के साथ रेजोनेंस वाली कंडीशन में। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ऐसे पावर, एवरेज पावर, ये एवरेज पावर है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के, तब करंट मैक्सिमम होगी, और करंट मैक्सिमम होगी तो पावर कितनी आ रही है? P एवरेज कितना आ रहा है? I0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई 2। ये कौन सी करंट है? मैक्सिमम करंट। अगर करंट मैक्सिमम होगी तो एवरेज पावर भी मैक्सिमम। तो
करंट I0 की वैल्यू मैक्सिमम कब होती थी, F बराबर FR पर, तो वहां पर पावर भी कैसी होगी, मैक्सिमम। तो ये देखो इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा जैसे करंट का था, ऐसे। और इस जगह पर एवरेज पावर कैसी है, मैक्सिमम है, और कितनी वैल्यू है, इतनी। ठीक है, ये इस तरीके से हम मैक्सिमम पावर और फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको ग्राफ के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट समझते हैं कि ये रेजोनेंस का प्रैक्टिकल यूज क्या है। अगर हम ये जानना चाहें कि ये रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, आप अपने घर में आपने क्या लगा रखा है, डिश टीवी लगवा रखी है, डिश टीवी, किसी ने स्काई टीवी, है ना, लगवा रखी, चैनल आते हैं उसमें, कोई किसमें आता है, स्टार प्लस आता है, जी न्यूज आता है। आप चैनल का बटन दबाते हो रिमोट से, तो दबाते हो तो चैनल चेंज हो जाता है, और आपके चैनल चेंज हुआ और स्टार प्लस चल रहा था, उसके बाद जैसे जी टीवी आ गया। ये कैसे आ जाता है। या फिर आप किसी रेडियो को देख लो, उसमें एफएम स्टेशन होते हैं, आप नॉब घुमाते हो तो उस नॉब को घुमाने से आपके एफएम टीवी, एफएम में चैनल बदलते हैं, एफएम के बिग एफएम है, रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है, तो बहुत सारे स्टेशंस होते हैं अलग अलग। तो नॉब घुमाने से वो चैनल कैसे आ जाते हैं, तो वो सब होता है रेजोनेंस की वजह से। ये प्रैक्टिकली रेजोनेंस सर्किट लगा होता है उन सब में। जैसे आपने अपने घर पे लगवाई है डिश टीवी, और डिश टीवी का एक सेटअप बॉक्स देते हैं, उस सेटअप बॉक्स के अंदर देखो ऊपर तो लगा देते हैं हम एंटीना, और नीचे हमें तार लेके आते हैं, और नीचे हमें एक सेटअप बॉक्स मिलता है कि नहीं सेटअप बॉक्स। उस सेटअप बॉक्स के अंदर लगा होता है एलसीआर सर्किट। देखो ये तो एंटीना है आपका, ये एंटीना, और इस एंटीना से हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये एंटीना है आपका ऐसे, इस एंटीना से हम अपने सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं। वो सेटअप बॉक्स में क्या होता है, एलसीआर सर्किट। देखो ये इस तरीके से, उसमें एक एल, ये एक सी, एक ये आर हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये एक एल हो गया। ये एक सर्किट बना लिया एलसीआर सर्किट ऐसे। ये सेटअप बॉक्स है आपका, है ना। ठीक है, ये सेटअप बॉक्स हो गया, टीवी के पास लगा होता है। अब क्या होता है कि इस जो एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना। जैसे स्टेशन है, जैसे आपका जी न्यूज का स्टेशन है ना, स्टार प्लस का स्टेशन है, इन सब के स्टेशन होते हैं, है ना। तो यहाँ से इन स्टेशनों से उन्होंने कौन सी वेव्स निकाली, रेडियो वेव्स। उनकी एक फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं, जैसे आप बिग एफएम ले लो आप, है ना, बिग एफएम। अब मेरे को जी एफ, जो जी न्यूज चैनल है, इनकी फ्रिक्वेंसी तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है सबको मालूम होती है। बिग एफएम की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और रेडियो की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, और रेड एफएम की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी होती हैं, मैं इनको फ्रिक्वेंसी को बताता हूँ। इनकी फ्रिक्वेंसी होती हैं, मैंने लिख रखी है यहाँ पे, कि बिग एफएम की जो फ्रिक्वेंसी है 92.7 होती है, और रेड एफएम की जो फ्रिक्वेंसी होती है, रेड एफएम, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 93.5, और रेडियो मिर्ची की जो फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो मिर्ची, ये रेडियो मिर्ची है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है आपकी 98.3। ये इनकी फ्रिक्वेंसी है आपकी, है ना। तो जानते हो जब ये सब किसके फॉर्म में होती हैं, सारी ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। कौन सी वेव होती है, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर सकती है, इन सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। जानते हो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें मूव कर रही है, तो ये एंटीना इन सब फ्रिक्वेंसियों को खींच के क्या कर लेता है, अपने ऊपर ओवरलैप कर लेता है, सब फ्रिक्वेंसियों को खींचता है अपनी तरफ ये एंटीना। चाहे कोई से भी स्टेशन हो, जी न्यूज हो, एयर, किसी की भी हो, सब फ्रिक्वेंसी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस एटमॉस्फेयर में होंगी, उन सबको खींच के अपने ऊपर चिपका लेता है ये एंटीना, है ना। अब इसने सबको चिपका लिया, अपने ऊपर चिपका लिया। अब ये जो सर्किट है ना, इसकी ए एल है और ये सी है, ये इसके साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन, आप म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है ना, म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसके साथ ये इंटरेक्ट होता है। जानते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस फॉर्म में होती है, वोल्टेज फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है,
वोल्टेज फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में होती हैं। ऐसा नहीं कि जो आपकी जो वेव आ रही हैं ये एफएम आ रही है तो साउंड उड़ के आ रही है, साउंड नहीं उड़ के आती। हम साउंड को किसी डिवाइस की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में, और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके भेज देते हैं जिनकी ये फ्रिक्वेंसियाँ हैं, इस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इसे कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस एटमॉस्फेयर को हम कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, आगे हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आई तो इसने ये कैच कर ली कि एक एंटीना ने, और ये सब सारी चिपक गई इस पर। अब इसके इससे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये वोल्टेज है ना वो इसमें आ जाता है, सबको कैच करता है, ये भी सबको कैच करता है। अब आएगा कौन सा? तो देखो इसकी ये फ्रीक्वेंसी है सारी, तो ये तो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हो गई। इस सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? जो आपका जो सेट ऑफ बॉक्स है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपकी 1/2π/√LC। अब जानते हो इसमें कौन सा ट्यून करेगा, मतलब इसमें कौन सा चैनल चलेगा, आपकी टीवी सेट में कौन सा चैनल आएगा जो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, इस जो इनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। इनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी वही आपकी टीवी में चलना स्टार्ट हो जाएगा, वही चैनल चलेगा आपकी टीवी में। सर ये बराबर कैसे होगी? तो जानते हो हम जब चैनल बदलते हैं तो चैनल बदलने में सी चेंज होता है। अब जैसे चैनल का बटन दबाया तो उसमें ये कैपेसिटेंस जो होता है आपका, ये जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस सॉरी ये इंडक्टर है, ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। जैसे तुमने चैनल का बटन दबाया, अगर टीवी देख रहे हो तो ये सी चेंज हो जाएगा, अगर रेडियो है तो उसमें जैसे नॉब घुमाया तो सी चेंज होता है, और सी इस तरीके से चेंज हुआ, सी तुमने चेंज किया और सी की वैल्यू और एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर कोई फ्रीक्वेंसी आएगी कि नहीं? और ये फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई? मान लो इससे मैच कर गई। मान लो ये एल और सी की वैल्यू पुट करी तुमने, सी इस तरह से पुट किया है यहाँ पे कि सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आ रही है ये 92.7 के बराबर आ रही है। तो ये 92.7 के बराबर हो गई। तो और इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिसीव किया इस एंटीना ने इस स्टेशन को, इस फ्रीक्वेंसी को, तो ये इसमें क्या कर जाएगा? ट्यून करेगा, मतलब आ जाएगा और ये टीवी चलने लगेगी। आ रहा है आपको ये वाली बात समझ में आई? तो हम सी को चेंज करके डिफरेंट इसको चेंज कर सकते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इनमें से जो सी फ्रीक्वेंसी इससे मैच करेगी वो चैनल आपका टीवी में आ जाता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो देखो यहाँ लिखा रखा है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इन द रेडियो, ये रेडियो है या टीवी रिसीवर सेट। द एंटीना ऑफ रेडियो टीवी इंटरसेप्ट सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन टू रिसीव वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन या टीवी चैनल। We tune our receiver set by changing the capacitance of capacitor in the tuning circuit of the set such that resonance frequency of the circuit becomes equal to the frequency of the desired station. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसकी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसमें से इसकी डिजायर्ड स्टेशन के बराबर होती है। देयरफॉर रेजोनेंस अकर, और आई कैसा हो जाता है उसमें फिर मैक्सिमम, क्योंकि जब ये कंडीशन बनेगी इस सर्किट में तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो आई जीरो इज फ्रीक्वेंसी, ये मैक्सिमम करंट हो गया, करंट की बात कर रहा है। एम्पलीट्यूड करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल फ्रॉम डिजायर्ड स्टेशन बिकम्स मैक्सिमम एंड इट रिसीव्ड इन आवर सेट। कुछ समझ में आया आपको? तो इस तरह से वो रिसीव कर लेते हैं उसको हम। ये बात समझ में आई आपको? पहले जैसे और बताता हूँ, जैसे इसको ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से क्लियर समझ में आएगा। जैसे हमारी ये फ्रीक्वेंसी है और ये करंट है ना? तो देखो मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी सेट हुई, हमने एक जो एलसीआर सर्किट बनाया उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 92.7 है ना, 92.7। तो इस पर आपकी करंट मैक्सिमम हो जाएगी,
ऐसे। ये करंट मैक्सिमम हो गई तो ये आई नॉट हो गया भाई, ये मैक्सिमम करंट। तो जानते हो हमें कौन सी साउंड सुनाई देती हैं, आई नॉट और इसके आधे, आधा नहीं, आई नॉट बटे √2, ये वाली फ्रीक्वेंसी की जितनी भी साउंड होंगी यहां से लेके इसके बीच में, आई नॉट √2 और आई नॉट मैक्सिमम के बिटवीन जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी हैं, जैसे ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये सब फ्रीक्वेंसी की साउंड हमें सुनाई देंगी। लेकिन ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो होती हैं हम किसी दूसरे स्टेशन को अलाउड ही नहीं कर देते हैं, अलाउड ही नहीं करते, देते नहीं है ये वाली फ्रीक्वेंसी। कौन नहीं देता भाई, जो स्टेशन बनते हैं जब, तो ये फ्रीक्वेंसियां अलाउड की जाती हैं, दी जाती हैं। तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसियां सेट करते हैं कि ये वाली इसके जो ये वाली इसके अंडर में जो फ्रीक्वेंसी आ रही हैं ये किसी दूसरे चैनल को नहीं दी जाएंगी, और जब किसी दूसरे चैनल को नहीं दी जाएंगी तो इतने वाले सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी में, जो इस वाले रीजन में जो फ्रीक्वेंसी है इसमें कोई चैनल है ही नहीं, केवल एक यही चैनल है, इसीलिए केवल एक ही चैनल आपके उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी इतनी करंट है आपकी, मैक्सिमम करंट है, तो यहाँ पे पावर इतनी होती है कि ये साउंड आपकी टीवी में आएगी आएगी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करना चाहो, इस सी को चेंज कर दो, और सी को चेंज करके आपने क्या किया, इस सी को इस तरह से चेंज किया कि सेकंड केस क्या बना कि सी को आपने चेंज किया और बना लिया आपने ये 98 पॉइंट कितना 3। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इतनी। इस सर्किट की जो सेट ऑफ बॉक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, तुमने सी चेंज किया और इतनी बना ली, और इतनी फ्रीक्वेंसी सर्किट की हो गई और इतनी ही इसकी है जो इससे चिपक के आया है, तो ये इससे रेजोनेंट करेगा। तो ये आपके सिग्नल, ये जो सर्किट है वो इस वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा। आएंगे सब इसमें, लेकिन आएंगी तो ऐसा नहीं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, ये सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो अलग हो गई बेटा, ये वाली फ्रीक्वेंसी में काम नहीं करेगा वो, ठीक है। और ये 98.73 हो जाएगी, जैसे 98.3 आ गई, अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, तब यहाँ पे करंट कैसी हो जाएगी आपकी, ऐसे मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसे ऐसे। कुछ समझ में आया आपको? तो अलग अलग स्टेशन अब अगर हमें चेंज करना है तो सी को चेंज करके हम इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं, दैट मीन्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं। और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसके जो आपके स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, वही ये उस वाली कंडीशन में जैसी बराबर होगी तो वो करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और जो करंट मैक्सिमम होगी वही इस आपका जो टीवी सेट है उसमें वो चैनल आ जाएगा। बस ये प्रोसेस होता है इसमें। आया कि नहीं? अभी इसमें गड़बड़ क्या है कि ये बात बताओ कि ये जो है ये इतनी जो फ्रीक्वेंसी में अगर चलते हैं तो इसमें वर्ड होता है क्वालिटी फैक्टर, तो जो से हम आगे कल समझाएंगे। पहले आपको ये समझ में आया कि इसका यूज क्या है, रेजोनेंस का, रेजोनेंस सर्किट क्यों बनाया जाता है, केवल रेजोनेंस सर्किट। अभी क्वालिटी फैक्टर को इसमें हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, कल समझाते हैं उसे क्वालिटी फैक्टर को, ठीक है। थैंक यू।